स्वतंत्रता के आंदोलन में शिक्षक की भूमिका। समाज में जो भी चेंजेस होती है, जिस तरह से आप 9th स्टैंडर्ड से हिस्ट्री ऑफ यूरोप की देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, चाहे फ्रेंच की रिवॉल्यूशंस रहे या कुछ समाज में और सारे कुछ चेंजेस होते हैं, वो एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं तो इस एग्जाम्पल की शुरुआत मिडिल क्लास ने की है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो, और इस मिडिल क्लास में आपको मालूम है कि पढ़े हुए लिखे लोगों का समावेश होता है और इसमें शिक्षक का भी रोल होता है। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो लगभग ये जो मास मूवमेंट था, जिसे हम जन आंदोलन कह सकते हैं, और आपको मालूम है कि जन आंदोलन में और हर एक लोगों का आज़ादी में योगदान हमें दिखाई देता है, और उसमें से हम शिक्षकों का योगदान आज़ादी में किस तरह से रहा है इसकी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। इस साल हम हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस अवसर पर ये जो टॉपिक है, इससे अच्छा टॉपिक शायद हमारे लिए नहीं हो सकता है। और इसी अवसर पर हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली है कि कौन से ऐसे इंडिया के ग्रेटेस्ट टीचर्स हैं जिन्होंने टीचर का प्रोफेशन करने के बावजूद भी, या टीचर थे लेकिन बाद में उन्होंने टीचर प्रोफेशंस को त्याग दिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने भारत माता के आज़ादी के लिए समर्पण किया। टीचर का आज़ादी के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया है वो मालूम है कि लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या इससे पहले की ड्यूरेशन अगर हम देखते हैं तो 10वीं के बाद लोगों को बहुत ही ज़्यादा नौकरी जल्दी मिलती थी, और ख़ास तौर पर 10वीं जब पास होते थे तो उनको टीचर की नौकरी मिलती थी। और आपको मालूम है कि समाज में टीचर को बहुत ही सम्मान की ये प्रोफेशंस कहा जाता है, या नैतिकता के भी ये प्रोफेशन माना जाता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मतलब 1940 टू 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है, और आपको मालूम है कि हमारे देश में भी इसी वर्ष 1914 को होम रूल मूवमेंट शुरू हुई थी, और होम रूल आंदोलन के जरिए डॉक्टर एनी बेसेंट और तिलक ने प्रोग्राम शुरू किया था। और जो 4th पॉइंट है, इसी राष्ट्रीय शिक्षा में हम टीचर का रोल क्या है ये हम देख सकते हैं, और इस शिक्षक के साथ साथ स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं और स्कूल भी आ सकते हैं। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षक, छात्र और स्कूल या कॉलेजेस कौन से थे, उन्होंने आज़ादी के लिए अपना पूरा असीम त्याग दिया। देखो, देश के लिए कुछ करने वाले स्वतंत्रता सेनाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जुबान पर मोतीराम मांडू जो सेनानी, और इनका नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही प्रतिभाशाली धनी के मोतीराम का जन्म एक सामान्य कुटुंब में हुआ है लगभग 1907 में। और उनके जो पिताजी थे, उनको पिताजी को लगता था कि उनकी पढ़ाई कुशाग्र बुद्धि की है तो उनकी पढ़ाई अच्छे स्कूल में मिलनी चाहिए, और आज जिस तरह से गवर्नमेंट या झड़पी की स्कूल की जो स्थिति है उस वक्त नहीं थी। और पहले झड़पी के स्कूलों में बहुत ही डिमांड, या गवर्नमेंट स्कूल को बहुत ही डिमांड हमें दिखाई देती है, और इसलिए हर एक व्यक्ति चाहता था कि गवर्नमेंट या झड़पी के स्कूल में हमारे बच्चों ने शिक्षा लेने चाहिए। ऐसी सोच मांडू के जो मोतीराम है उनके भी पिताजी की थी, और उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए क्वालिफाई होकर झड़पी में शिक्षा ली है, और कुशाग्र बुद्धि होने के वजह से 10वीं पास होते ही उनको टीचर की नौकरी मिल गई है। लेकिन टीचर की नौकरी देखो, उनका जन्म 1907 में हुआ है, 1907 में, और हमारे देश में 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है, और लगभग वो कितने साल के हैं ये आप समझ सकते।
और 17 साल में जब उनको नौकरी या शिक्षक की नौकरी मिल गई तो गांधी जी का उन पर ही नहीं तो हर एक लोगों पर इम्पैक्ट हुआ है, और उनमें से एक है मोतीराम मांडू। और गांधी का असहयोग आंदोलन चलाने से वे नौकरी से इस्तीफा देकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, मतलब नौकरी छोड़ दी और आज़ादी के लिए वो तैयार हो गए हैं। और नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में वे चढ़कर हिस्सा लेने लगे। और इस दौरान मोतीराम को लगभग 1921 और 1931 में 2 बार जेल में भी जाना पड़ा है। और जेल में जाने के बाद भी जो उनके साथ कैदी रहते हैं उस कैदियों को उन्होंने रामायण पढ़ाकर अपने पेशा को नहीं भूले हैं। और बाद में मतलब देखो आज़ादी मिलने के बाद भी देश सेवा के लिए वो अपना जीवन बिता रहे थे। और उनको ये देश सेवा देखने के बाद वो जिस एरियाज में रहते हैं मांडू के एक बार लगभग 1957 को वो एमएलए भी हुए हैं। इसके बाद बगोदर विधानसभा में लगभग रिकॉर्ड ब्रेक उन्होंने चुनाव जीता था। और इस तरह से शिक्षक के पेशे को छोड़कर उन्होंने आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है। दूसरा नाम इंडिविजुअल अगर हम देखें तो जयराम वर्मा, रिसर्चर्स या फिलोसोफर्स भी उनको माना जाता है। पूर्वांचल के गांधी जयराम वर्मा को माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में इल्फिगाजगंज जिसे आज अंबेडकर नगर से जाना जाता है वहाँ उनका जन्म हुआ है लगभग 1904 में। देखो शिक्षक प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से लेने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और जनपद के जो इंटर कॉलेज टांडा है वहाँ पर उन्होंने शिक्षक की नौकरी शुरू कर दी है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मिलकर देश को आज़ाद कराने में होने वाली जो बैठकें हैं उनमें वो शामिल हो गए थे। मतलब एक तरफ टीचर की ड्यूटी भी करते थे और दूसरी तरफ जो आज़ादी की मीटिंग्स होने वाले जो कुछ तरुण है वो सब एक होते थे। तो नौकरी के नेक्स्ट जो अदर टाइम रहता है उस वक्त वो मूवमेंट में सहभागी लोगों के साथ मीटिंग अरेंज करते थे। मतलब दोनों ही एक साथ उनका ऐसा कार्य चल रहा था। लेकिन ये इनकी जो ऐसी एक्टिविटी है तो इससे जो उनके प्रबंधक हैं वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये ड्यूरेशन मूवमेंट में शामिल होना मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ जाना, ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है। और ये जब दोनों ही कार्य कर रहे थे तो उनके प्रबंधक उन पर नाराज हो गए और उन्होंने उनको वार्निंग दे दी, आप एक अगर टीचर की नौकरी अच्छी तरह से करो, नहीं तो टीचर की नौकरी छोड़कर आपको इस्तीफा देना है। तो बस देखो ये जज्बात देखो यहाँ हमें दिखाई देते हैं कि अगर हमारे पास अगर ऐसे ऑप्शन रहते हैं तो हम चाहे सबको छोड़ दें और हम नौकरी को तलाश लेते हैं, तो नौकरी पर रहने का हम प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन जयराम वर्मा ने शिक्षण कर्म को छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में किसी एक को चुनने को जब उन्होंने कहा तो इस पर उन्होंने शिक्षण कार्य से तत्काल इस्तीफा दे दिया और पूर्ण रूप से देश को आज़ाद बनाने के लिए लग गए हैं। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब उन्होंने कहा कि हमारे देश की धरती माँ अपने बेटों को पुकार रही है और सब कुछ छोड़कर नौछावर करके देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है। 1942 जो मूवमेंट हुआ है उस मूवमेंट में उन्होंने भाग लेकर एक साल की उनको मतलब 1942 का जो चले जाओ का मूवमेंट था वहाँ फिर उनको जेल में जाना पड़ा 1 साल के लिए, और 1945 को भी उनको जेल में जाना पड़ा है दूसरी बार। तो जब दूसरी बार वो
जेल में थे तब उस वक्त उनकी पत्नी का देहांत या निधन हो गया था और उस वक्त वो जेल में थे। और उस वक्त जेलर ने उनको कहा है कि अगर आपके पत्नी के मृत्यु पर अगर आपको जाना है तो सिर्फ आप माफ़ी मांग लो और आप माफ़ी मांग के आप अपनी पत्नी के देहांत का जो एक्टिविटीज है उसमें भाग ले सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन वो इतने स्वाभिमानी थे कि देश के लिए ये जो कार्य कर रहे थे तो उनके लिए उन्होंने जेलर को माफ़ी तक नहीं मांगी है। मतलब देखो देश के समर्पण के प्रति शिक्षकों की क्या भूमिका है ये हमें यहाँ मिलता है। और उन्होंने अंतिम संस्कार करने को जो इजाज़त मिली थी सिर्फ माफ़ी मांगने के बाद, लेकिन उन्होंने इन्हें साफ इनकार कर दिया। और 1946 में जब पहली बार बाराबंकी विधानसभा से निर्विरोध विधायक निर्वाचित भी वो चुने गए, इसी उनके जो रोल है सब लोगों ने देखकर उनको बिन विरोध विधायक बाराबंकी का चुनाया है। जयराम वर्मा ये भारत के कितने बार मिनिस्टर्स और सरकार में रहे हैं, बाद में कांग्रेस में भी उन्होंने प्रवेश लिया था। और आपको मालूम है कि शिक्षा की नई तालीम जो भारत में थे ये जेपी वर्मा ने ही शुरू कर दी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में उनका एजुकेशन हुआ था। और इसलिए शिक्षा के मतलब आज़ादी में उनका योगदान तो है ही, लेकिन जब मंत्री पद उनको मिला है तब उन्होंने शिक्षा स्तर को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। 13 फरवरी 1987 को उनका मृत्यु हुआ है। मतलब देखो यहाँ पर मोतीराम मांडू और जयराम वर्मा के बाद मैं आपको एक ऐसी स्कूल बता जा रहा हूँ, ये एक ऐसी स्कूल है जो स्कूल के छात्रों के साथ साथ टीचर या टीचर के साथ साथ छात्र भी देश के प्रति जो बरेली कॉलेज की इमारत बरेली में, आपको मालूम है कि बरेली वाराणसी या उत्तर प्रदेश में है। और आपको मालूम है कि जब 1857 का रिवॉल्ट या काकोरी कट, चौरी चौरा ऐसे कुछ घटनाएं हुए थे, उसमें बरेली एक हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है। और ऐसे ही कुछ निशानियां हम कह सकते हैं बरेली की, उनमें से एक जो निशानियां है बरेली का कॉलेज है, बरेली कॉलेज, बरेली का बरेली कॉलेज है, ये भी आज़ादी मिलाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। और आपको मालूम है कि रोहिलखंड में हुई आज़ादी की लड़ाई का जो केंद्र था वो बरेली था। और वहाँ पर काकोरी कट जो हुआ था, उस काकोरी कट में जो मुख्य सूत्रधार थे यहाँ के बरेली कॉलेज के शिक्षक हमें दिखाई देते हैं, जिनमें शिक्षक मौलवी महमूद हसन और वहाँ के ही पारसी शिक्षक कुतुब शाह, इन तमाम राष्ट्रवादी छात्रों इस आंदोलन में शामिल हुए थे। बरेली कॉलेज में तमाम बैठकें होती थी। देखो मतलब जब एक तरफ ये शिक्षक की पेशा भी कर रहे थे और दूसरी तरफ आंदोलन में भी सहभागी हो रहे थे, तो जब स्कूल के बिल्डिंग में जब उनकी मीटिंग्स अरेंज वो कर रहे थे, वहाँ के प्रिंसिपल्स उनके अगेंस्ट गए हैं, तो उन्होंने ये टीचर्स और छात्रों ने प्रिंसिपल को भी मौत के घाट उतार दिया, जो आज़ादी के खिलाफ उनके विचार थे। बेगम हजरत महल का नाम सुना होगा, और बेगम हजरत महल के जो चीफ इंजीनियर थे वो यही के शिक्षक कुतुब शाह थे। और आपको मालूम है कि बेगम हजरत महल एक लेडीज होकर भी आज़ादी मिलाने के लिए उन्होंने कितना योगदान दिया है। और इनके अलावा इसी कॉलेज के जो छात्र हैं, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बरेली कॉलेज के तमाम छात्र शामिल हुए थे। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की है, ऐसा माना जाता है कि स्कूलों के पास तिजोरी बहुत खाली रहती थी, लेकिन उनमें से एक अपवादात्मक कॉलेज हमें बरेली का दिखाई देता है। इनमें जो तिजोरी बहुत ही फुलफिल थी, और उन्होंने जब छात्रों की निधि थी उनके पास, तो
उन्होंने छात्रों की सब पूरी की पूरी जो निधि है वो आज़ाद हिंद सेना के लिए देना है, ऐसा प्रस्ताव भी उन्होंने पारित किया था। मतलब आज़ादी मिलाने के लिए बरेली कॉलेज और वहाँ के जो शिक्षक थे वो कितना उनका रोल है ये भी हमें दिखाई देती है। और शहीद आजम भगत सिंह के जो चाचा है अजीत सिंह, इन्होंने लॉ की डिग्री है उनका 1 साल इसी कॉलेज पढ़े हुए हैं। मतलब बरेली का जो कॉलेज है, इस कॉलेज ने आज़ादी के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाया है ये भी हमें दिखाई देता है। भगत सिंह के चाचा ने भी वहाँ पर शिक्षा लिया है। असेंबली है, आज भी उस कॉलेज में जब एडमिशन लिया जाता है तो सबसे पहले उनको एक आज़ादी की वेदी वहाँ पर उन्होंने निर्माण की है, और जो 4-5 छात्र और 4 शिक्षकों के वहाँ पर स्टैचू हमें दिखाई देते हैं, और उसी स्टैचू के सामने उनकी हर दिन असेंबली होती है। उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल की ओर से उनको मालाएं चढ़ाकर हर एक छात्र में और शिक्षक की आज भी ऐसी इमोशंस या भावनाएं हमें दिखाई देती है कि ये जो वो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हमारे स्कूल से छात्र और शिक्षकों ने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है। और लगभग वो ऐसा सौभाग्य भी मानते हैं कि हम इस स्कूल से पढ़ते हैं, और असेंबली में भी इनका उन्होंने समावेश किया है। इसका नाम बंगाली टोला इंटर कॉलेज ये है। और वाराणसी में एक ऐसा एक स्कूल था जो इसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। और इनके अलावा अगर इंडिविजुअल शिक्षक के बारे में अगर हम देखें तो आपको मालूम है कि 5 सितंबर हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, ये राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। इनके अलावा एक फिलोसोफर्स थे और आदर्श शिक्षक भी थे, और लगभग 30 या 40 साल उन्होंने शिक्षा के पेशा में काम किया है। और इस तरह से जब बाद में उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया है वो बात अलग है, लेकिन आज़ादी के लिए उनका योगदान हमें मालूम है कि लगभग 1942 से लेकर आज़ादी मूवमेंट में शामिल हुए थे। और इनके अलावा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुआ है, मतलब 1942 से लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हुआ है तब तक वो उनमें शामिल हमें दिखाई देते हैं। और इनके अलावा आपको मालूम है साने गुरुजी, पांडुरंग सदाशिव साने, आमतौर पर इन्हें साने गुरुजी के नाम से जाना जाता है। और आपको मालूम है कि ये भी टीचर थे और उन्होंने भी आज़ादी मिलाने के लिए योगदान दिया। विनोबा भावे, इन्हें आचार्य के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के ये पहले वैयक्तिक सत्याग्रही के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। और इनके अलावा 2 सितंबर को हमने डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय के एक वैज्ञानिक थे, लेकिन इनके अलावा वो एक टीचर भी थे। और आपको मालूम है कि भारत के एक महान रसायन शास्त्रज्ञ भी थे, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान भी उनका रहा है। और इनके अलावा एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व हमें डॉक्टर प्रफुल्ल रॉय का दिखाई देता है। मतलब टीचर भी थे, साइंटिस्ट भी थे और एक उद्यम भी थे। और इस तरह से इनके अलावा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, आपको मालूम है कि शायद दुनिया में ऐसे एक ही वो व्यक्ति है कि जिनकी रचनाएं 2 कंट्रीज के राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। जो भारत का जो राष्ट्रगीत है उन्होंने रचाया है। और इनके अलावा आमार सोनार बांग्ला, यानी कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और एजुकेशन में उनका रोल तो है ही, ऐसा माना जाता है कि वो फिलोसोफर्स भी है, लेकिन जब शिक्षा लेने के लिए वो एक 4 दीवारों के बीच में शिक्षा लेनी है, इन विचारों के वो अगेंस्ट थे। और जिस तरह से हमारे विश्व में सबसे पहले प्राकृतिकवाद के जरिए शिक्षा लेनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिकवाद यानी कि हम निसर्गवाद कह सकते हैं, यानी कि निसर्ग में बैठकर
आदमी या छात्र शिक्षकों के जरिए ही नहीं तो प्रकृति की ओर से भी सीख जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हर एक स्टूडेंट्स का जब जन्म होता है तो उनमें कुछ प्राकृतिक दृष्टि से ही गुण रहते ही है, लेकिन सिर्फ वो डेवलपमेंट नहीं होते हैं। और इसीलिए डेवलपमेंट करने के लिए हमें निसर्ग का ही सहारा लेना है। ऐसे विचार हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दिखाई देते हैं। और आपको मालूम होगा कि उनका जो गीतांजलि नाम का एक किताब है, उनको 1913 में एशिया में पहला नोबेल पारितोषिक उनको मिला हुआ है। और आपको मालूम है कि नाइट वुड, जिसे हम सर कह सकते हैं, ऐसी जो बहुत ही मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ न जाकर भी आज़ादी के लिए योगदान देने वाले ऐसे कुछ लोग थे। उनके लिए ब्रिटेन ने सर या नाइटवुड ये किताब दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जब जालियनवाला बाग का हत्याकांड हुआ है, तो उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पदवी का त्याग किया था। मतलब देश के लिए ऐसे कुछ टीचर्स बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कम समय मिलने से हम हर एक टीचर का रोल आज़ादी में किस तरह से रहता है ये ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। लेकिन जितना भी हमें समय मिला है उस समय में मैंने आपको कुछ संस्थाएं या कुछ टीचर्स या कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी मिलाने के लिए यहाँ पर योगदान दिया है। और इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है आपको? और यहाँ हम रुकते हैं। थैंक यू।